हेलो एंड वेलकम टू जागरण बिजनेस। आप सुबह से ही बजट 2024 से जुड़ी सारी लाइव अपडेट्स देख रहे हैं। बजट पेश किया जा चुका है और इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव कैपिटल गेन टैक्सेस को लेकर देखने को मिला है। हमारे साथ आज मिस्टर क्षितिज महाजन मौजूद हैं जो कैपिटल गेन टैक्सेस में क्या बदलाव हुए हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस में, वो समझने में हमारी मदद करेंगे। सर, पहला सवाल यही है कि व्यूअर्स के लिए ये चीज आप सिंप्लीफाई करें कि क्या चेंजेस क्या हैं आखिरकार। हेलो एवरीवन एंड जैसे कि आज बजट में अनाउंसमेंट हुई है। जस्ट टू मेक इट सिंपल, हमारे दो तरह के कैपिटल गेन टैक्सेस होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि शॉर्ट टर्म क्या है, लॉन्ग टर्म क्या है। हम एसेट क्लास पर चलते हैं, पहले इक्विटी का देखते हैं। इक्विटी का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पहले 15% था, मतलब एक साल से नीचे अगर आप कोई प्रॉफिट बुक करते हैं इक्विटी में, और बुकिंग पे था, मतलब अमाउंट अप्रिसिएशन पे नहीं था। अगर बुक करते हैं तो 15% कैपिटल गेन था, और लॉन्ग टर्म जो एक साल से ऊपर आपका 10% कैपिटल गेन था। आज की डेट में इक्विटी का कैपिटल गेन टैक्स जो है वो उन्होंने बढ़ा के 15 से 20% कर दिया, जो शॉर्ट टर्म है एक साल से पहले, और जो लॉन्ग टर्म है वो 10 से 12.5% कर दिया। तो आज अगर आप एक साल से ऊपर कुछ इक्विटी कंपोनेंट में कुछ प्रॉफिट बुक करते हैं तो उसके ऊपर आपको 12.5% का कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। लेस देन 1 ईयर करते हैं तो 20% लगेगा। ये इन्होंने इक्विटी का टिंकरिंग करा है। 15 से 20 किया है, 15 to 20 किया है शॉर्ट टर्म, और 10 से 12.5 किया है लॉन्ग टर्म आपका। दूसरा, इन्होंने जो इंडेक्सेशन बेनिफिट था अक्रॉस एसेट क्लासेस खत्म कर दिए। जैसे रियल एस्टेट में आपका जो टैक्स होता था 2 साल के ऊपर का, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता था, और उसमें आपको 20% विद इंडेक्सेशन मिलता था। एग्जैक्टली ये मेरा सेकंड क्वेश्चन ये था कि ये इंडेक्सेशन का पूरा ये इंडेक्सेशन काम कैसे करता था, लाइक अर्लियर कैसे काम करता था, अभी इसके हटने से क्या इम्पैक्ट आने वाला है दिमाग में। सो इंडेक्सेशन कुछ भी नहीं है, बट जबकि जस्ट टू मेक इट सिंपल, इंडेक्सेशन आपका एक इंडेक्सेशन कॉस्ट बताता है कि किस किस भाव से आपके पैसे की वैल्यू डिप्रिशिएट कर रही है। भाई जैसे जैसे महंगाई बढ़ती है उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इंडेक्सेशन कॉस्ट लेके आते हैं। तो हमने 2001 में एक लास्ट डिफाइन किया था, तो वहां पे इंडेक्सेशन कॉस्ट की वैल्यू 100 ली थी। तो उसको बढ़ के आज 3.68 के आसपास है, मतलब 368 के आसपास वैल्यू है उसकी। तो मतलब ये बता रहा है कि दैट पैसे की वैल्यू जो है, अगर आपने कोई 100 रुपए की चीज ली है तो उसकी एक्चुअल में मार्केट वैल्यू 368 तो होनी चाहिए, और उसके ऊपर जो होगी उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना है। ओके, तो वो इन्फ्लेशन एडजस्ट हो जाता था। इन्फ्लेशन एडजस्ट होता था। जस्ट एग्जाम्पल, अगर कोई आपने 1 करोड़ की कोई चीज ली है, उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू जो इंडेक्सेशन के हिसाब से 2 करोड़ है, पर एक्चुअल में मार्केट वैल्यू जो है वो 3 करोड़ है। तो इंडेक्सेशन एडजस्ट करने के बाद आपको जो टैक्स देना है वो जो 2 के ऊपर 1 करोड़ है उसके उस पर 20% टैक्स देना जब आप बेच रहे हो। तो ये इंडेक्सेशन था। अब वो भी उन्होंने रजिस्टर्ड में भी खत्म कर दिया है, और यहाँ पे टैक्स जो है सेम जैसे जो इक्विटी पे है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो 12.5% कर दिया है। और शॉर्ट टर्म जो है, अगर आप 2 साल से पहले बेचते हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं, तो वो उन्होंने 20% कर दिया है। तो सर, क्योंकि आप एक पोर्टफोलियो भी मैनेज करते हैं, बहुत सारे एसेट्स मैनेज करते हैं, तो ऐसे में सर जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनके लिए किस तरह से चैलेंजेस आने वाले हैं, क्या इम्पैक्ट होने वाले हैं उनके ऊपर, इन दोनों ही जो चेंजेस आए। देखिए, जब आप कैपिटल गेन की बात कर रहे हो, इम्पैक्ट जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स पे आ सकता है, उसमें म्यूचुअल फंड जो है वो तो आपको जो है पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो फंड मैनेजर जो आपका जो ट्रेड करता है, चाहे लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, उसमें कोई कैपिटल गेन होता नहीं है, बिकॉज नैब जो गिवन होती है वो इन्वेस्टर्स को होती है। उनके पोर्टफोलियो में अगर वो कुछ बुक करते हैं तो उनका प्रॉफिट या लॉस, या जो भी गेन या लॉस होता है, वो उनको उसमें बेनिफिट मिलता है और टैक्स देना पड़ता है। बट जहाँ पे इंडिविजुअल स्टॉक होल्डिंग है, पीएमएस है आपका, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल डीमेट में आप लोगों के लिए बाय कर रहे हैं, वहाँ पे आपको जो हाई चर्न पोर्टफोलियोज हैं उनको एक बार अपनी स्ट्रैटेजी रिविजिट करनी पड़ेगी, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका 20% हो गया। बिल्कुल सर। चित्र सर, यही पूछ रहा था कि मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को जैसे बढ़ाया गया, तो लोग कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, एक तरह से इसे अच्छा भी माना जा रहा है कि क्योंकि एफएनओ में बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होने लगी थी इन सभी चीज़ों को, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो बढ़ाया है उससे क्या इम्पैक्ट आ सकता है सर, कुछ इन्फ्लोज में कमी आ सकती है। सो शॉर्ट टर्म में एक चीज और जो गवर्नमेंट ने करी है ना, जो एसटीडी आपकी इंक्रीज कर रही है एफएनओ की, क्योंकि एक्चुअली क्या, ये मार्केट कम और वीडियो गेम ज्यादा लग रही थी, जिस तरह से पैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, बन रहे हैं। बट आप समझिए, जब आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हो तो आप क्या करते हो, आप एक बिजनेस का एक आप एक माइनॉरिटी शेयर होल्डर बनते हैं। वो बिजनेस जो है लाखों एम्प्लॉयज लेके, अब आपका ऑफिस देखो, यहाँ पे 1000 ऑफ पीपल आर सिटिंग, जब कोई कंपनी लिस्ट होगी, यहाँ पे सुबह शाम काम हो रहा है, चीजें हो रही है, तो जाके कंपनी 15, 16, 17% का अर्निंग ग्रोथ से ग्रो करती है। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपका पैसा हर 6 महीने में डबल हो जाए। तो ये चीज समझना जरूरी है। जब आप बिजनेस ओनर बने हैं तो बिजनेस जो चला रहा है, अगर वो अच्छी नीयत से चला रहा है, उसकी ग्रोथ आ रही है, तो आपके रिटर्न इन लाइन विद दैट अर्निंग ग्रोथ आएंगे। और रही बात जो आपने बात करी कि दैट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के ऊपर, जो मुझे नहीं लगता फ्लोज में कमी आएगी। देखिए, जो गेन है ना, वो जो कैपिटल गेन लगा है वो गेन पे लगा है,
आज की डेट में। अब आप फिक्स डिपॉजिट में ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, 6-7%, 7.5% के डिपॉजिट पे अगर आप टैक्स ब्रैकेट में 20% पे भी हैं, तो पोस्ट टैक्स 6% लेके जा रहे हैं, 30 पे तो 5% लेके जा रहे हैं। यहाँ तो आप 14-15%, मतलब 15% का पिछले 20 साल का निफ्टी का रिटर्न है, फॉरगेट अबाउट एक्टिव फंड्स का। पर फिर भी हम मानते हैं अगर नॉमिनल जीडीपी हमारी 12% रहने वाली है, तो इंडेक्स 12% दे सकता है रिटर्न आपको। और उसके ऊपर आप एक जो मैनेज पोर्टफोलियोज अगर आप लेते हैं, म्यूचुअल फंड लेते हैं, पीएमएस लेते हैं, तो 15-16% बनाना बड़ी बात नहीं, चलो 14% भी बना या 15% बना, तो पोस्ट टैक्स आज 15% का अगर आप 12.5% दे भी देते हैं, तो 13% टैक्स फ्री लेके जाएंगे, जो किसी भी सूरत में आप जो पोस्ट टैक्स एफडी में लेके जा रहे हैं या गोल्ड में लेके जा रहे हैं या किसी और एसेट में लेके जा रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा है। और एट द सेम टाइम रियल एस्टेट सेम पैरिटी पे आ गया, मैं मानता हूँ, बट यस थोड़ा सेटबैक है हमारे लिए भी, क्योंकि मैं चाहता था कि वो 1 साल ना करके इक्विटी को, होल्डिंग को 3 साल कर देते, बट जो पोस्ट टैक्स आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 5% कर देते हैं। भाई एक तो डिफाइन कर दिया उन्होंने कि हाँ शॉर्ट टर्म को कर्व करने के लिए, पर इक्विटी इन्वेस्टिंग जो है वो जितना लंबा चले उतना अच्छा होता है। कंपाउंडिंग का मेन बेनिफिट तो 5 साल के बाद आता है। तो आई थिंक सेटबैक है, पर मुझे फ्लोज में कमी आते नहीं दिखेगी, बिकॉज अगर आप इसको ठीक तरह से पिच करते हैं क्लाइंट्स को या ठीक तरह से बात करते हैं उनको, तो आज भी कोई ऐसा एसेट क्लास नहीं है जो इस तरह का रिटर्न देते। चित्र सर, एक आखिरी सवाल ये होगा कि पूरा बजट आपने देखा, बजट आपको कैसा लगा? उसके बाद से जो भी फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी बातें कही गई, जिन भी सेक्टर्स को लेकर बेनिफिट्स दिए गए, ऐसे में कुछ सेक्टर रोटेशन होते हुए देख रहे हैं आप इन नेक्स्ट 5 ईयर्स? सो मुझे, हमने बात जरूर कैपिटल गेन से करी, पर ओवरऑल बजट मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी सारी चीज़ें जो उन्होंने स्टेप अप करी हैं, देखिए आप एसएमई में 50 लाख जॉब्स क्रिएट करने की बात करी है, और एम्प्लॉयर्स को और एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट देने की बात करी है 3000 रुपीज़ मंथली ईपीएफओ के थ्रू। वो अपने में बहुत बड़ा स्टेप है। फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा स्टेप है, जिस तरह से पूरा एक पोर्शन ऑफ बजट एलोकेट किया गया है। 1 करोड़ ऑर्गेनिक फार्मर्स की तैयारी करने की बात करी गई है। मैं मानता हूँ कई जगह एग्जीक्यूशन लेवल पे हमें सोचना पड़ेगा एग्जीक्यूशन कैसे होगा, बट ओवरऑल गवर्नमेंट इज़ वेरी क्लियर कि उन्होंने जो माइंडसेट चेंज किया है कॉमन मैन का, कि दैट जॉब करना कोई ज़रूरी नहीं है, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। तो मतलब वो एक माइंडसेट होता है ना कि भैया हमारा बेटा दुकान कैसे खोलेगा, भाई वो दुकान नहीं है, वो एंटरप्रेन्योर है, तो वो अपना काम कर रहा है। और आप इतने यंग जनरेशन है, इतनी यंग पॉपुलेशन, हम इतनी जॉब्स क्रिएट कर भी नहीं पाएंगे। अच्छा, क्लियर कट फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, एक तो आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाता है, हाँ, आपकी रिलायबिलिटी ऑन फॉरेन इंपोर्ट्स कम करता है, बट एट द सेम टाइम इट क्रिएट्स लॉट ऑफ जॉब। वो कह रहे हैं 25% एलोकेशन ऑफ जीडीपी। और अभी तो सर हमने कल एक कॉमिक सर्वे देखा, उसमें 80 लाख जॉब्स पर ईयर की बात कही गई कि इंडिया को हर साल 80 लाख जॉब्स बनानी है। तो आई थिंक वो मैन्युफैक्चरिंग और पीएलआई स्कीम से मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं बना पाएगा, वो एंटरप्रेन्योरशिप भी कर पाएंगे। जो उन्होंने बोला है एसएमई में, जो फर्स्ट टाइम एसएमई अपना जॉब्स ऑफर कर रहे हैं, उनको सीधा बोल दिया कि 3000 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूशन हम करेंगे। दूसरा क्या, हमारे पास लेबर है, स्किल्ड लेबर नहीं है, स्किल की कमी है। तो उसके लिए उन्होंने बोला 1 करोड़ लोगों को वो ट्रेन करेंगे टॉप 500 कंपनीज के साथ, और उन 500 कंपनीज हर महीने उनको 5000 रुपीज इंटर्नशिप देंगे, जो अपने 10% सीएसआर से करेंगे, कॉम्पनसेट करेंगे। तो आप क्या कर रहे हो, आप स्किल पे काम कर रहे हो। आपने कहा कि लेबर पे काम किया, अब आप स्किल पे काम कर रहे हो। जो लेबर है उसको स्किल भी तो हो। आप देखोगे ज्यादातर काफी लोग कीप ऑन हंटिंग फॉर पीपल, आप अपने स्टूडियो में देख रहे होंगे, लोग तो आ रहे हैं पर जो आपको चाहिए वो नहीं मिल रहे। तो जब एक स्किल्ड पर्सन एक अपॉर्चुनिटी को मिलता है जहाँ पे हो, तो वो मैरी हो जाता है। पर अगर वो मैरिज के लिए वो स्किल होना जरूरी है, तो दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट कि भाई ठीक है, तुमने तो सीएसआर में देना ही है 2%, 500 करोड़ प्लस प्रॉफिट वाली कंपनी को, तो आप एक काम करो, उसका सीएसआर का 10% जो है इन लोगों पे खर्च करो, इनको इंटर्नशिप दो, इनको ट्रेनिंग दो, इनको अब तक 1 साल तक लेके आओ। तो जो अग्निवीर जो था, जो आर्मी में करना चाहते थे, वो नहीं सक्सेसफुल हो रहा है, बट इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव मैं बोलता हूँ। तो वो इस इनिशिएटिव उन्होंने कॉर्पोरेट में किया है इन लोगों के लिए। थैंक यू सो मच चित्र सर, एंड आई होप कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, जिनको कैपिटल गेन टैक्सेस समझने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, उनको अब ये बात काफी सिंपल लगने वाली है। और ऐसी और अपडेट्स के लिए और ऐसी और बजट से जुड़ी जानकारी के लिए आप देखते रहें जागरण बिजनेस।